नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बचा हुआ है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि जल का असंगत प्रसार। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, एक बात तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। बेसिक साइंस में जो 8 चैप्टर है, जितना मैंने करवा दिया है, बस आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट बचा हुआ है ना। अब देखिए, इस क्लास के बाद अब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैं 2 से 3 क्लास में आपका खत्म कर दूंगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने दिया है, हीट एंड टेम्परेचर, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी, पावर, आपका लीवर मशीन हो गया, मास वेट डेंसिटी हो गया, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इससे बाहर कोई एक सिंगल चीज मत देखिए भाई। हीट एंड टेम्परेचर का ही वीडियो देख लीजिए ना, 3 घंटे का, इसी यूट्यूब पे अपलोडेड है। जितना मैंने क्वेश्चन कराया, 30 या 28 या 26 ऐसे ही क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ मैंने करवा दिया है भाई। चाहे वो थर्मामीटर का क्वेश्चन हो, चाहे स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन हो, चाहे लैटेंट हीट का क्वेश्चन हो, चाहे मिक्सचर का क्वेश्चन हो, मतलब सारी चीजें मैंने उसमें करा दिया। थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैंने करवा दिया, मतलब पूरी चीज। इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी भी वही। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात है तो भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंट, जितना करवाया ना भाई, उससे बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो बिंदास होकर के बस रिवीजन मोड में रहिए, प्रैक्टिस के मोड में रहिए, फॉर्मूला हर एक चीज को याद करके रखिएगा, जितना मैंने कंसेप्ट दिया। और अभी भी अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, देखिए, क्योंकि कंटेंट में देखिए कोई मतलब कि मैंने ऐसी चीजें की है ना कि आपको लिखने का कुछ आपका समय मैंने वेस्ट नहीं करवाया। अब आज ही जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो जितनी बातें हैं मैंने सारी चीजें ग्राफ के साथ, हर एक पॉइंट, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने एक जगह करके कलेक्ट कर दिया, क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद जो नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो इस प्रकार से सारे चैप्टर हैं, सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैंने इसी प्रकार से कराया। तो आप अगर चाहते हैं जुड़ करके अभी कम समय में भी मैक्सिमम आउटपुट निकालना, तो भाई यही नोट्स है और यही क्लास आपको काम आएगा। तो भाई आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, फोकस स्टडी विद अभी, ये हमारा ही एप्लीकेशन है, रेलवे कैंपस फोकस स्टडी विद अभी दोनों। इस एप्लीकेशन पे ही सारी कोर्सेस अवेलेबल है। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का भी आप यहाँ से कोर्स को अवेलेबल कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको समझिएगा। टॉपिक को क्या है, पहले टॉपिक को खंगालते हैं। टॉपिक का नाम है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि जल का असंगत प्रसार। यानी कि एनोमलस मतलब क्या हो गया ना, जो नॉर्मल फेनोमिना होता है। जैसे क्या भाई, कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या होता है, एक नॉर्मल स्पीड से गाड़ी को चला रहे होते हैं, है ना। भीड़ में क्या होता है, लेकिन भाई अब कोई बंदा उल्टा आदमी आया, अब वो भाई उल्टी तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो भाई उल्टा कार्य कर रहा है ना। यानी कि जो नॉर्मल फेनोमिना होना चाहिए, आप दिन में क्या कर रहे हैं भाई, चावल खाने का एक सही मतलब टाइम टेबल होता है कि दिन में चावल खाने चाहिए। अब आप दिन में चावल ना खा के पूड़ी सब्जी खा रहे हैं रोज का रोज, तो आप उल्टा कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एनोमलस का मतलब वही है, उल्टा बिहेवियर करता है वाटर। कौन, तो भैया जल। यानी जल का हम उल्टा बिहेवियर को देखने वाले हैं, असंगत प्रसार इसको हम कहते हैं। मतलब क्या है समझिएगा। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे, है ना। तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो वस्तु क्या होता है, फैलने लगती है। क्या होती है, फैलने लगती है। यानी क्या करने लगती है भाई, एक्सपैंड करने लगती है। बताइए सही बात है या नहीं, ये बिल्कुल सही बात है सर। हमने ये बोला सर कि जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो वस्तु क्या होती है, फैलने लगती है, यानी कि एक्सपैंड करने लगती है। लेकिन क्या, जब जल की बात होती है सर, जब जल की बात होती है ना, तो जब जल में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे उल्टा देखने को मिलता है। यहां पे क्या होता है, उल्टा, यानी क्या होता है, यहां पे एनोमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। उसी को हम लोग समझने वाले, समझ गए। यानी कि क्या समझने वाले हैं, हम ये समझने वाले हैं सर कि गर्म करने पर, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, तो हीट देने पर हमें पता है कि उसमें क्या होता है सर, एक्सपेंशन होता है, यानी कि वो वस्तु फैलती है। लेकिन वाटर के केस में यहाँ पे कुछ चीजें उल्टी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं असंगत। और यहाँ पे प्रसार इसलिए बोल रहा है जा रहा है कि एनोमलस बिहेवियर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर के केस में उल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या उल्टा, अब आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले 0 डिग्री सेल्सियस की, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा।
सॉलिड स्टेट में ही आप इसको क्या नाम देते हैं, बर्फ का नाम देते हैं, यानी कि आइस कहते हैं। बताइए सही बोला मैंने कि नहीं? बिल्कुल। यानी ये आइस की बात कर ले तो इसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये बर्फ का जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये आपका बर्फ का ये जो टुकड़ा है अभी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है। अब इसको आपने हीट सप्लाई किया, ठीक है। अब आपने हीट सप्लाई किया तो अब इसका तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर 3 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड देन फिर क्या होगा सर, 4 डिग्री सेल्सियस होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, यहीं तक, ये लिमिट याद रखिएगा। यानी कि जैसे जैसे हमने क्या किया भाई, पानी की टेम्परेचर, पानी कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी क्या है, अभी आपका आइस के फॉर्म में है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान इसका इंक्रीज हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे बताइएगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होनी चाहिए सर, इंक्रीज होनी चाहिए। बताइए टेम्परेचर, अभी आपने बताया ना सर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वस्तु फैलती है, एक्सपेंड करती है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है वाटर के केस में। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करती है। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। यानी क्या कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही इसका तापमान अगर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो अब जो होगा, यानी कि वो पानी, अब तो ये तो पानी बन चुका होगा ना भाई, तो अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, इंक्रीज करना। यानी कि नॉर्मल फेनोमिना फिर देखने को मिलती है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। मतलब कि जो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे उल्टा हमें देखने को मिल रहा है क्या, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यहाँ वॉल्यूम फैलना चाहिए था, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस है, अब जैसे ही टेम्परेचर होगा 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे भी फिर वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि नॉर्मल फेनोमिना देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, आपने तो बहुत अच्छे से मास वेट डेंसिटी पढ़ा है, तो आपने डेंसिटी के बारे पढ़ा है ना, कि 1 यूनिट, याद करिए बढ़िया से, 1 यूनिट वॉल्यूम में क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही आप क्या कहते थे, डेंसिटी। यानी क्या भाई, मास ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अच्छे से लिखा जा भाई। देखिए अब मैं डेंसिटी में डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, मैं यहाँ पे ही डिफाइन कर दे रहा हूँ, देखिए ना, मास अपन वॉल्यूम। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ उसमें जो बना है ना भाई, जैसे कि आपका ये फुटबॉल है, ठीक है, तो भाई ये फुटबॉल मान के चलते हैं, किसका फुटबॉल है, कॉटन का फुटबॉल है, ठीक है। तो भाई ये छोटे 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 कॉटन के एटम होंगे, तो कितने कॉटन के एटम है ये डिपेंड करेगा उसके मास का, मास पे। यानी कि जितना अधिक कॉटन का मैटर, यानी कि एक, इसमें मान के चलते हैं 1 मिलियन छोटे छोटे एटम है कॉटन के, तो 1 मिलियन का जो मास होगा वही टोटल इसका भी मास होगा। यानी क्या बोला गया भाई, कि मास का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में जो मास है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। अगर 1 यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मान के चलिए कि एक रूम है, इस ये रूम में 4 लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन इसी रूम में अब क्या कर दिया गया, 8 लोगों को रहने दिया गया। तो भाई अब ये 8 लोग क्या होंगे, चिपक चिपक करके रह रहे होंगे। यहाँ पे 4 लोग आराम से रह रहे होंगे, तो इसकी डेंसिटी बताइए, तो इसकी डेंसिटी D1, इसकी डेंसिटी D2, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी एटम की संख्या बढ़ गई है, अधिक घनी हो गई है। डेंसिटी मतलब घनत्व, घना घना हो गया है, ठीक है ना। चलिए भाई, जंगल, जैसे कुछ जंगल में पेड़ पौधे कम है तो कम घना बोला जाता है उस जंगल को, यानी कि वो डेंसिटी कम है वहां। लेकिन कुछ जंगल में बहुत ही ज्यादा पेड़ वृक्ष है, यानी कि वहां घना जंगल है, यानी वहां पे डेंसिटी अधिक है। समझ में आ गया। तो भाई हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। यानी क्या है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये तो आपको पता है बिल्कुल। तो भाई चलिए अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब हम लोग डेंसिटी का भी रिलेशन निकाल ले रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा सर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वाटर में क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी क्या करेगा, उल्टा डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भाई वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा फिर आपका, डिक्रीज, यानी नॉर्मल फेनोमिना करने लगेगा। चलिए अब आइए, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ये है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक है आपका 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, और एक होगा आपका अबव 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबव 4 डिग्री सेल्सियस। अब समझिएगा इसको, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की बात की जाएगी वाटर, ये बात हो रही किसकी, वाटर की। तो यहां मैंने क्या बताया भाई, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस।
तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वाटर के केस में उल्टा, वॉल्यूम क्या होता है आपका डिक्रीज करता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपका डेंसिटी क्या होगा सर, डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा। और ये जो 4 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, इस 4 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम होता है। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस वो क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। और इसके बाद अब 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिर आपका क्या करने लगेगा, आपका इंक्रीज करने लगेगा, और आपका डेंसिटी क्या होगा आपका डिक्रीज, यानी ये नॉर्मल फिनोमिना, यानी कि आप जैसे तापमान बढ़ाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो भाई वॉल्यूम क्या होगी, फैलेगी, है ना, वस्तु फैलेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और डेंसिटी क्या होगा भाई आपका डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं आपको पहले नोट्स में लाता हूं, फिर आपको मैं ग्राफ में चीजों को अच्छे से क्लियर करता हूं। देखिए नोट्स में ये वही बातें लिखी गई है कि गर्म करने पर क्या होता है, हीट देने पे क्या होता है, चीजें फैलती है ना, एक्सपेंड करती है, लेकिन पानी के साथ क्या है, उल्टा है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा प्रसार होता है, इसी को क्या होता है कहते हैं हम लोग असंगत प्रसार। जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम वाटर के केस में डिक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है कितना, तो ये याद रखिएगा अप्रॉक्स 10% आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। पानी का कितना परसेंट डिक्रीज होता है, तो 10%। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा सबसे मिनिमम होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी भी क्या होगा फिर आपका डिक्रीज होगा। यहाँ लिखा गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का आयतन सबसे कम होता है। यह आपका पूछा गया सवाल है आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए, डेंसिटी का टू मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन यहाँ मैंने बता दिया। अब ये ग्राफ देखिएगा ध्यान से, ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है हॉरिजॉन्टल में, और वॉल्यूम है आपका वाई एक्सिस में। तो देखिए ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और ये आपका फिर क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से सॉन चलते रहेगा। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे ये है, मान के चलते हैं ये है आपका 5 मीटर क्यूब, ठीक है। इधर आपका क्या आ जाएगा 4 मीटर क्यूब, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ये होगा आपका 2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना है, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम आपका 5 मीटर क्यूब। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है आपका 5 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस आप आ रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे देखिए कितना है आपका वॉल्यूम 3, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना आ गया भाई 3 मीटर क्यूब। तो देखिए जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ रहा है, 0 से 2 में आप पहुंच गए तो वॉल्यूम 5 से 3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जब आप 4 डिग्री सेल्सियस में आए तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है भाई, ये आपका 2.5 है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है 2.5 है, और ये सबसे न्यूनतम है मिनिमम। अब इससे देखिए नीचे ये ग्राफ गया ही नहीं है, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस जो मैंने कहा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे मिनिमम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आपने तापमान बढ़ा दिया 5 डिग्री सेल्सियस, तो अब देखिए 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ देखिएगा तो ये ग्राफ भाग जाएगा 3 से ऊपर है, यानी कि 3.5 मीटर क्यूब। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो गया भाई वॉल्यूम 2.5 से क्या हो गया 3.5, फिर 6 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम यहाँ पहुंच चुका है, ये आपका 5 से ऊपर चला गया, फिर 7 डिग्री सेल्सियस में और भी ज्यादा, यानी कि फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ फिर वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होते चला जाता है। बताइए समझ में आया ये ग्राफ की नहीं, ये हमें बताइएगा। देखिए एक बार फिर से ग्राफ को, हमने आपको क्या बताया सर, हमने आपको बताया कि ये आपका टेम्परेचर है हॉरिजॉन्टल में और ये है आपका वॉल्यूम। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में ये आपका वॉल्यूम, और आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो ये है आपका वॉल्यूम की वैल्यू, ये हो गया आपका 5 मीटर क्यूब, ये हो गया आपका 2.5 मीटर क्यूब। तो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे न्यूनतम वॉल्यूम होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई मैक्सिमम वॉल्यूम है ना। और 0 डिग्री सेल्सियस जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है घट रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आइए डेंसिटी का, तो डेंसिटी का ग्राफ देखिएगा तो ये टेम्परेचर हो गया और वाई एक्सिस पे आपका डेंसिटी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी की वैल्यू ये हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका डेंसिटी का वैल्यू, ये 2 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे देखिए ये मैक्सिमम है डेंसिटी का वैल्यू। तो देखिए क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा, तो देखिए डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है ना।
फिर 2 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज हो गया, 3 डिग्री और हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो गया, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री से आप देखिए वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा। जस्ट अपोजिट, जैसे कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच वॉल्यूम घट रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा। ग्राफ में क्लियर हो गया? ठीक है सर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट कौन सा, तो देखिए अभी फिर से इस ग्राफ में देखिएगा, हालांकि मैंने तो लिखा है, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इस 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है, वो क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है। और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ना, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, वो आपका मैक्सिमम होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये रहा पॉइंट, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन सबसे कम होता है। चलिए यहाँ तक आप समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए लिख दिया गया यहाँ पे सारी बातें कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पे क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इधर जा रहे हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे चीजों को देखिएगा, थोड़ा सा मैं ग्राफ को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे आपका, है ना भाई, ये 4 डिग्री। अब 4 डिग्री सेल्सियस आप 0 डिग्री सेल्सियस की ओर आ रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए अब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस में आप यहाँ है तो इधर आ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, डेंसिटी देखिए घट रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो डेंसिटी देखते चलिए क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी कि 4 से अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं तो डेंसिटी घटेगा, और 4 से हम 0 डिग्री से जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर और नॉट बताइएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं समझे? देखिए हमने क्या बोला भाई, ये आपको मैंने ग्राफ बनाया था, तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको दिखाया है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 1 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप 3 डिग्री सेल्सियस पाए तो आपका वॉल्यूम का वैल्यू देखिए बढ़ते जाएगा। ये आपका वॉल्यूम का वैल्यू था, अभी यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ गया। अब यहाँ पे आइए 2 डिग्री सेल्सियस पे देखिए वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम का वैल्यू बढ़ गया, और 0 डिग्री सेल्सियस देखिए वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो भाई 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पाएंगे तो वॉल्यूम इधर जाएंगे तो भाई वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस की ओर आएंगे, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, तो भाई आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका यहाँ पे था वॉल्यूम, 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया। ठीक है, देखते चलिए 3 डिग्री सेल्सियस देखिए वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया, और 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम आपका सबसे न्यूनतम आ गया, और 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस आप फिर देखिए वॉल्यूम आपका इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही बात यहाँ पे लिखा गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, तो आप बना लेंगे। अब आप उसके बाद लिखा गया तीसरा पॉइंट में कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका वॉल्यूम सबसे मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, और डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाने पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस जाने पर क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस यानी क्या क्या हम लोग लेंगे, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जाएंगे, फिर आपका एक 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेंगे, फिर 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग को जहां तक जाना, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जहां भी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम आपका मिनिमम होगा, और डेंसिटी आपकी क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे फिर आप क्या हो जाएगा, नॉर्मल फेनोमेना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और यहाँ पे आपका डेंसिटी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है भाई? देखिए यहाँ पे 0 से 4 वॉल्यूम पहले क्या करेगा भाई, वॉल्यूम पहले बढ़ेगा, सॉरी पहले वॉल्यूम घटेगा, फिर सबसे न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, फिर सबसे मैक्सिमम होगा, फिर डेंसिटी घटेगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिख दी गई है कि 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस जाने पर क्या होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा, और इसके बाद 6 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते फिर वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। डेंसिटी के केस में भी आपका डेंसिटी इंक्रीज होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब एक बात है, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। देखिए
एक कटोरी है जिसमें बर्फ है, ठीक है ना, एक कटोरी बर्फ है, पूरी बर्फ जमी हुई है कटोरी से। या जब पिघलेगा तो ये कटोरी, अब पिघलेगा तो भाई पानी जमा होगा उस कटोरी में, तो वही पूछा गया कि पिघलने के बाद कटोरी से, ठीक है ना, जो बर्फ पिघलेगा तो कटोरी से ज्यादा होगा या कम होगा या उतना ही रहेगा, बताइए। यानी कि देखिए जैसे कि ये आपका कोई कटोरी है, ठीक है, अब ये आपका पूरा बर्फ से यहाँ पे जमा हुआ, ठीक है, बर्फ का पूरा टुकड़ा जमा हुआ। अब ये बर्फ पिघलेगा, तो पिघलने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बर्फ जो ये कटोरी है, कटोरी का जो जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा या उससे भी कम हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा होकर नीचे गिर जाएगा पानी, यही आपसे पूछा, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन समझे कि एक कटोरी बर्फ है या जब पिघलेगा तो एक कटोरी से ज़्यादा होगा, यानी कि कटोरी से ज़्यादा हो जाएगा बर्फ पिघलने के बाद पानी, या फिर पानी कम हो जाएगा पिघलने के बाद बर्फ का, या फिर उतना ही रहेगा। तो देखिए भाई आपको पता है कि जो बर्फ का जो टुकड़ा है भाई 0 डिग्री सेल्सियस से, अब ये पिघलेगा यानी कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस तक तब तो पिघल जाएगा। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है भाई, वॉल्यूम आपका घटता है। वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी कि ये जो कटोरी है जिसमें आपका बर्फ जमा हुआ है पूरा, अब ये भाई तापमान इसका तापमान इसका बढ़ेगा तो भाई ये बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, डिक्रीज हो जाता है, 10% डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे समझिए ये कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अब ये कटोरी में मैं कटोरी का शेप का ही एक बर्फ का टुकड़ा बना दे रहा हूँ, ये आपका बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, ये आपका बर्फ है। इसका जो आयतन है ये आपका है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका आयतन है, वॉल्यूम है कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये कटोरी के अंदर जस्ट जमा हुआ, मैं दूसरा कलर दिखा दे रहा हूँ, ये कटोरी आपका, ठीक है, ये आपका कटोरी है, कटोरी में ये जमा हुआ। तो भाई अब जब ये पिघलेगा तो पूछा जा रहा है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, इस कटोरी से पानी के, कटोरी से ज़्यादा पानी हो जाएगा या कटोरी से साइज का लेवल से नीचे हो जाएगा या फिर भाई सेम साइज में ही रहेगा। तो भाई मैंने क्या बताया था भाई कि जब बर्फ पिघलती है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, कितना, 10%। यानी कि 100 का अगर आप 10% करते हैं तो भाई 10 सेंटीमीटर क्यों भाई वॉल्यूम घट जाएगा। यानी कि पानी घट के कितना आएगा, जो पानी इस बर्फ कटोरी में जो पिघल के आएगा वहां पे पानी कितना रहेगा, 90 सेंटीमीटर क्यों हुई। तो भाई क्या हुआ, पानी घट गया है, कटोरी के साइज में ही नहीं रहेगा, पानी से कटोरी से नीचे रहेगा पानी, समझ में आया। तो देखिए वही चीज लिखा गया है क्या कि बर्फ पिघलने पर तापमान 0 डिग्री से बढ़ते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस तब तक तो पानी पिघल ही जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या फेनोमिना होता है, वॉल्यूम घटती है, और वॉल्यूम घटती कितना, 10% वॉल्यूम घट जाती है, इसीलिए एक कटोरी से कम हो जाएगा। यानी कि कटोरी पूरा भरेगा भी नहीं, कटोरी में पानी खाली ही रह जाएगा। देखिए समझिए फिर से एक बार, हमने आपको बोला कि सर ये इतना बड़ा सा कटोरी था और इसमें ही आपने बर्फ जमा दिया, ठीक है, इसमें ही आपने क्या कर दिया सर, आपने इसमें बर्फ जमा दिया, और ये बर्फ का जो आयतन आया था मैंने जस्ट रफ लिया 100 सेंटीमीटर क्यों। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस में है भाई, बर्फ पिघल रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3 डिग्री सेल्सियस तो पिघल जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, वॉल्यूम भाई डिक्रीज होता है, कितना, 10%। तो भाई 10% डिक्रीज हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यों घट जाएगा। यानी कि बर्फ जो पिघलने के बाद इसमें जो पानी आएगा, और ये कटोरी का वॉल्यूम कितना है भाई, जितना वॉल्यूम जो आपने बर्फ को जमाया है 100 सेंटीमीटर क्यों ही होगा। तो भाई अब ये बर्फ पिघल के जो यहाँ पे पानी कलेक्ट होगा इस कटोरी में, उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो 90 सेंटीमीटर क्यों। कैसे, 10 सेंटीमीटर क्यों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, 100 में या 10 माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 90 सेंटीमीटर क्यों ही। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक कटोरी पानी लेकर बर्फ जमा दिया जाएगा। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, चलिए इसको समझिए अच्छे से। अब यहाँ पे बर्फ नहीं लिया गया, पानी लिया गया कटोरी में, ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, कटोरी में क्या गया, पानी लेकर बर्फ जमा दिया जाएगा। तो बर्फ एक कटोरी से, अब बर्फ जो है उस कटोरी से ऊपर आ जाएगा या फिर कटोरी से लेयर से नीचे रहेगा या फिर उतना ही रहेगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या बोला गया, एक कटोरी लिया गया, आपको दिया गया इस कटोरी को, और इसमें आपको पानी डाल दिया गया, ठीक है, पानी लिया गया। अब इसका तापमान, अभी मान के चलते हैं तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई अब ये बर्फ बनेगा तो भाई 5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, घटते जाएगा तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है जब आपका तापमान घटता है पानी में 4 डिग्री सेल्सियस, देखिए ये ग्राफ याद करिए, बस ये ग्राफ अगर याद रहेगा आपको तो सब बन जाएगा। देखिए ये ग्राफ,
तो क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस अभी पानी है, 4 डिग्री सेल्सियस अभी ये आपका क्या कर रहे हैं, ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप तापमान घटा रहे हैं, क्योंकि पानी को बर्फ बनाना ना भाई, 1 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो रहा है, देखिए भाई वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ते चला जाएगा, वॉल्यूम देखिए क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा भाई, बर्फ जो जमेगा ना इस कटोरी से बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर आ जाएगा लेयर का। इसीलिए बोला जाता है कि जब कटोरी में पानी जमा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा लेयर नीचे रखे पानी का, यानी कि कटोरी में जो है पानी का लेयर थोड़ा सा इतना ही रखें, ताकि वो जब, क्योंकि भाई ये जब जमेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो जिसके कारण वो कटोरी के शेप में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताइएगा। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। पानी से बर्फ जमेगा, यानी पानी जो है वो बर्फ जमेगा तो टेम्परेचर घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस से कहाँ आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान घटने पे पानी में क्या होता है, बर्फ का आयतन बढ़ेगा, इसलिए एक कटोरी से ज्यादा हो जाएगा बर्फ का साइज। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि एक बर्तन में पानी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, तो लोग रट भी लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बर्तन में पानी है और इसमें बर्फ तैर रहा है, ठीक है। जब यह बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का लेयर उतना ही रहेगा या कुछ बढ़ेगा या कुछ घटेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा। एक बीकर लिया गया है, ठीक है भाई, ये बीकर है, इसमें आपको पानी दिया गया, ठीक है, इसमें क्या किया गया, पानी अभी इतना भरा गया, ठीक है। ये आपका मान के चलते हैं, हाइट मैंने ले लिया है 5 मीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इस केस में हमने क्या कर दिया भाई, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा हमने डाल दिया। देखिएगा यहाँ पे हमने बर्फ का टुकड़ा डाला, ठीक है, बर्फ का, ये है आपका बर्फ, ठीक है, ये क्या आपका बर्फ है, अभी डाला नहीं है, अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो डालने पे क्या हो गया भाई, जो भाई सिंपल सी बात है, लेयर तो ऊपर थोड़ा सा जाएगा ना, ये लेयर आपका हाइट चला गया 6 मीटर, ठीक। तो भाई ये लेयर पानी का आ गया है और ये आपका पानी यहाँ पे आ गया, इतना उठ गया, ठीक। और ये रहा बर्फ तैरेगा, ठीक है, बर्फ क्या होगा आपका तैरेगा। अब एक बात समझिए, पानी की जो डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कम होने के कारण ही बर्फ इसमें तैरेगी, पानी में तैरती है, ठीक है सर। यानी अभी मैं जो येलो से आपको जो पोर्शन दिखा रहा हूं, इतना पार्ट क्या होता है, पानी में तैर रहा होता है। तो याद रखिएगा, बर्फ जब पानी में तैर रहा होता है तो बर्फ का 90% पार्ट, ये याद रखना होगा, 90% पार्ट यानी कि मतलब 9/10 हिस्सा क्या होता है, पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। और 10% हिस्सा, यानी कि जो आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये 10% जो आपका हिस्सा होता है, यानी कि 1/10 ये पानी के ऊपर रहता है। अब ये क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है। समझ में आया, मैंने ये बोला कि जब भी किसी पानी के अंदर कोई बर्फ को डाला जाएगा तो वो बर्फ सबसे पहले क्या करेगा, तैरेगा। क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी बर्फ की डेंसिटी से ज्यादा होने के कारण बर्फ क्या हो रहा होगा, तैर रहा होगा। बर्फ की डेंसिटी कम है ना पानी से, कितनी है भाई पानी की, बर्फ की 0.9 है और पानी की कितनी 1 ग्राम है, तो भाई पानी की डेंसिटी अधिक है और बर्फ की डेंसिटी कम, इसलिए तैर रही है। और जब तैरती है तो 90% बर्फ का जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। अब इस 90% के हिस्से के डूबने के कारण ही भाई पानी का लेयर देखिए बढ़ गया, यानी कि पानी का लेयर जो यहां तक था, ये पानी का लेयर कितना बढ़ गया है, 1 मीटर हाइट बढ़ गया है, क्योंकि ये 90% हिस्सा डूबा है, इसीलिए। अभी बर्फ पिघला नहीं है, लेकिन अभी जस्ट आपने बर्फ को डाला है तो ये स्थिति बनी है। तो अब धीरे धीरे ये बर्फ क्या होगा भाई, पिघलेगा, पिघलेगा, तो पिघलने के बाद ये बर्फ क्या मिलेगा, पानी ही देगा। तो वही पूछा आपसे, पिघलने के बाद, क्वेश्चन पढ़िए, वही बोला गया है कि बर्फ जब पिघल जाएगा तो पानी का जो लेयर है, यानी कि जो अभी पानी का लेयर आप 6 मीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो लेयर है, ठीक है, ये जो आपका पानी का जो लेयर है 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पानी उतना ही 6 मीटर तक ही रहेगा पिघलने के बाद बर्फ का, या 6 मीटर से ज्यादा हो जाएगा या फिर 6 मीटर से कम हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो बताइए। तो देखिए सबसे पहले समझिए, अब आपको पता है बर्फ के बारे में, आपके प्रॉपर्टी क्या पता है कि सर बर्फ जब पिघलता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की कहानी में, तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाती है सर, घट जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है सर, घट जाती है। कितना घट जाती है सर, 10% घट जाती है। चलिए पहला केस, यानी कि हम सबसे पहले पानी पिघलेगा भाई कहाँ, यहाँ से पिघलना, सॉरी बर्फ जो पिघलेगा यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर लग रहा होगा। याद करिए भाई, मास वेट डेंसिटी मैंने करवाया है,
ठीक है ना, P = रो GH, डेंसिटी ये हाइट हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ से पिघलना स्टार्ट होगा, तो यानी ये 90% पार्ट जो पानी में जो तैर रहा, पानी के अंदर जो तैर रहा, वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा। तो मान के चलते हैं जो 90% जो हिस्सा आपका पानी के अंदर है उसका जो वॉल्यूम है वो 90 है, ठीक है। कितना वॉल्यूम? 90 है। तो भाई ये वॉल्यूम 90, ये मैं लिख रहा हूं 90 वॉल्यूम जो है पानी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। अब ये क्या होगा भाई, पिघलेगा। और अगर ये पिघलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा सर, घटेगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज होगा सर? 10% डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो 90 का अगर आप 10% करते हैं तो कितना होता है, 9। यानी कि भाई इतना भाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा पानी, मतलब बर्फ के पिघलने के बाद। यानी कि एग्जैक्ट उसका जो 90 जो वॉल्यूम है, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं 90, ठीक है, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं 90, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं 90 वॉल्यूम जो है, ये 90 नहीं होगा पिघलने के बाद, कितना हो जाएगा, 90 - 9, यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, समझिए। यानी ये पिघलने के बाद जो पानी मिलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 81 होगा। बर्फ का वॉल्यूम कितना था, 90। अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट आइए, 10% जो पानी के ऊपर तैर रहा है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है, 10 है, ठीक है। यानी इसका वॉल्यूम हमने ले लिया कितना भाई, 10 ले लिया। तो भाई सिंपल सी बात है। अब ये भी दूसरा हिस्सा, यानी कि 10 जो वॉल्यूम है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर है, पानी के क्या है, ऊपर है, तो ये क्या होगा भाई, पिघलेगा। अगर भाई बर्फ है तो पिघलेगा, तो भाई वॉल्यूम क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, 10%। तो 10 का 10% हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि भाई इतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि घट के पानी जो मिलेगा बर्फ से, वो कितना पानी होगा, वो 9 होगा, 9 यूनिट वॉल्यूम होगा। समझ में आया भाई? समझिए फिर से, हमने ये बोला कि ये 90% जो पार्ट है आपका बर्फ, ये पानी में तैर रहा है, उसका मैंने वॉल्यूम 90 ले लिया। और ये 10% बर्फ का हिस्सा पानी के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम हमने 10 ले लिया, ठीक है सर। अब आगे आइए, तो अब ये जो 90% हिस्सा जो बर्फ का है, यानी कि उसका 90 यूनिट जो वॉल्यूम है पानी के अंदर है, पानी के अंदर अब वो पिघलना स्टार्ट करेगा। पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटता है तो कितना घटता है, अप्रोक्स 10%, यानी कि इतना घट जाएगा, 9 यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो बर्फ पिघलने के बाद जो पानी मिला है, वो पानी का वॉल्यूम कितना है, 81 है। और 10% यानी कि 10 यूनिट जो वॉल्यूम पानी के ऊपर जो बर्फ है जो तैर रहा है, अब वो पिघलेगा तो उसका भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कितना, 10%। तो 10 का यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा। यानी कि ये जो बर्फ का टुकड़ा जो पानी के ऊपर है, ये इसका जो वॉल्यूम तो 10 यूनिट है, लेकिन पिघल करके जो पानी मिलेगा इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 9 यूनिट ही रहेगा। समझ में आया? अब जोड़िए 81 और ये 9, यानी 81 + 9 जोड़ने पे कितना हो रहा है सर, 90 हो रहा है। और जो आपने बर्फ को डुबाया था, ये हिस्सा कितना था, 90 यूनिट ही वॉल्यूम था भाई, था ना। 90% डूबा था, 90 यूनिट। तो क्या बदलाव होगा पानी के लेयर में? कोई चेंज नहीं होगा, पानी का लेयर एज इट इज वही रह जाएगा। इससे ज्यादा अच्छे से बेसिक से बच्चे की तरह कोई नहीं समझाएगा भाई, मैंने बहुत कोशिश की समझाने का, ठीक है। तो पानी के लेयर में कोई भी बदलाव नहीं आता, लोग रट लेते हैं, मैंने आज आपको समझा दिया। बर्फ जब तैरेगी पानी के ऊपर तो 90%, ये भी डाटा याद रखेगा, यानी 9/10 हिस्सा पानी के अंदर तैरेगी और 10% यानी 1/10 पानी के बाहर तैरेगी। बर्फ अगर तैर रहा है और जब ये पिघलेगा तो पानी का लेयर में कोई बदलाव नहीं, वही का वही रह जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब इस केस में देखिए, मैं पानी की जगह केरोसिन तेल ले लूं, ठीक है। जैसे यही बीकर है, यहाँ पे जो है अब आपका पानी ना हो करके ये आपका केरोसिन तेल आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका केरोसिन तेल, ये हो गया आपका केरोसिन तेल। तो भाई देखिए, केरोसिन तेल का जो डेंसिटी होता है ना, केरोसिन तेल का जो डेंसिटी होता है वो होता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर आप बर्फ डालने जा रहे हैं और बर्फ का जो डेंसिटी होता है कितना, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो क्या होगा भाई, ये बर्फ पानी में, सॉरी, ये केरोसिन तेल में डूब जाएगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डूब गया, पानी का लेयर अभी ये है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि केरोसिन तेल में मान के चलिए कि बर्फ को डाला गया तो बर्फ डूब गया है, तो अब ये बर्फ क्या होगा भाई, पिघलेगा। तो पिघलने के बाद इस केरोसिन तेल का जो हाइट है या जो लेयर है, मान के चलते 5 मीटर लेयर इसकी हाइट है, वो अब 5 मीटर से 6 मीटर हो जाएगी, या फिर बढ़ जाएगी, या 5 मीटर से 4 हो जाएगी, घट जाएगी, या 5 का 5 ही रहेगी, ये बताइए। देखिए समझिए, मैंने ये बोला अभी हमने बर्फ को केरोसिन तेल में डुबो दिया, तो ये बर्फ केरोसिन तेल में तैरेगी नहीं, यानी पूरी तरह से डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अधिक है बर्फ की। तो अब डूब जाने के कारण बर्फ का,
तो अब हमें ये बताइए, ये जो केरोसिन तेल का जो आपने लेयर लिया है 5 मीटर, अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई ये बर्फ जब पिघलेगा तो आपको पता है बर्फ जब पिघलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा, घटेगा। अरे भाई ये जब बर्फ इसके अंदर डूब गया है तो उतना पानी तो भाई इसका ऊपर भी चढ़ चुका होगा, इतना जो अभी आप देख पा रहे हैं। याद करिए बायनेंसी फोर्स का कंसेप्ट। अब ये पिघलते पिघलते मान के चलते इसका वॉल्यूम जो है 100 सेंटीमीटर क्यों है, तो ये पिघलेगा पानी, यानी कि ये बर्फ का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बर्फ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, बर्फ का जो वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यों है, ठीक है। और यही बर्फ जब पिघला तो पिघलने के बाद आपको जो पानी मिलेगा तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 10% घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यों। तो देखिए तो 90 सेंट यानी पानी का लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी पानी का लेयर ये आ जाएगा, ठीक है। तो पानी का लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आइए इसके आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखिए यहाँ लिखा गया है पानी की जगह केरोसिन तेल लेने पर बर्फ क्या होगा, केरोसिन तेल पे तैरेगा नहीं। पहली बात तो याद रखिएगा ये डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस अधिक होने के कारण डेंसिटी ऑफ केरोसिन तेल से। और बर्फ भाई पता है कि जब पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है तो भाई उसकी वॉल्यूम घटती है, और वॉल्यूम घटेगी तो भाई सिंपल सी बात है लेयर भी क्या होगा भाई, डिक्रीज ही करेगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि आप पानी ही रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे आइस, तो तैरेगा आइस, आइस के ऊपर कुछ स्टोन रख देगा, कोई ऑब्जेक्ट रख देगा, कोई सिक्का रख देगा, कोई नोट रख देगा और आपसे पूछेगा अब लेवल क्या होगा बताइए। तो देखिए समझिए, ये जैसे पानी का बीकर था, यहाँ पे पानी है, ठीक है, और ये आपका बर्फ इस प्रकार से तैर रहा है, बर्फ है तो तैरेगा। इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये 90% हिस्सा पानी में तैरेगा और ये 10% हिस्सा क्या होगा भाई, पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर भाई कोई स्टोन रख दीजिए, ठीक है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, कॉइन्स रख दीजिए, नोट्स रख दीजिए, तो भाई अब तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा। अब इसका सिचुएशन क्या होगा देखिए, अब इसका सिचुएशन समझिएगा। अब इसका जो बर्फ है ना इस प्रकार से इतना और अंदर आ जाएगा, क्योंकि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। तो अब इतना हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा पानी के अंदर आ गया, ये इतना हिस्सा अब पानी के ऊपर है। तो भाई जो पहले ये आपका 90% पानी के अंदर तैर रहा था और 10% पानी के ऊपर तैर रहा था, अब ये तो भाई डिजिट नहीं रहेगा, यानी कि हम मान के चलते ये कितना हो गया आपका 96% हिस्सा पानी में तैर रहा है, और यहाँ मैंने स्टोन बना दिया, और ये 4% हिस्सा पानी के ऊपर तैर रहा। तो अब इसका लेवल क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा जब ये बर्फ अब पिघलेगा। तो भाई बर्फ पिघलेगा, पहले तो ये पिघलेगा, ये वाला पार्ट जो पानी के अंदर है, तो भाई क्या होगा, बर्फ पिघलने पे वॉल्यूम घटता है। तो चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत, 10%। तो 96 का 10% हम लोग करते हैं, यानी 9.6 सेंटीमीटर क्यों भाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 96 में 9.6 माइनस करिए तो भाई कितना आएगा, फटाफट कीजिए, 639, यानी क्या हो गया भाई 87, यानी कि 86.4 सेंटीमीटर क्यों। यानी बर्फ का तो भाई वॉल्यूम 96 सेंटीमीटर क्यों था, पिघलने के बाद पानी जो बना है वो बर्फ, उसका वॉल्यूम कितना आया, यानी वॉल्यूम कितना हुआ। अब ये 4% वाला भी घटेगा, तो 4% जब घटेगा भाई, 4 इसका मान लेते वॉल्यूम 4 है, तो 4 है तो भाई इसमें जो वॉल्यूम घटता है, बर्फ है ना भाई, ये बर्फ घटेगा, अब ये वाला पार्ट घटेगा तो 10% वॉल्यूम घट जाएगा पिघलने पर। तो इसका 10% आप निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा 0.4, यानी कि जो 4 यूनिट जो वॉल्यूम है बर्फ की, जो बर्फ के पानी के ऊपर तैर रही है, उसको पिघलने पे जो पानी मिलेगा उसका जो वॉल्यूम आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए जो टोटल जो बर्फ था ये आपका कितना वॉल्यूम था, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। इसको पिघलने के बाद जो आपको ये पानी मिला है, ये पानी मिला है, तो एक तो पानी आपको ये इतना बर्फ था जो 96% वाला था, और इतना था आपका 4%। तो 96% के कारण जो पानी मिला उसका वॉल्यूम कितना था, 86.4, ठीक है, 86.4। और जो 10% वाला जो हिस्सा आपको था, सॉरी 4% वाला जो हिस्सा था ये वाला, उसमें आपको पानी का वॉल्यूम कितना था, यानी कि 4 यूनिट जो वॉल्यूम था, 4 सेंटीमीटर की जो वॉल्यूम था बर्फ का, उसको पिघलने के बाद आपको कितना मिला पानी, 3.6, यानी कि 6 4 10, 6 4 10, यानी कि 90। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं अच्छे से, यानी क्या हो गया ये भाई 3.6 मिला। तो 6 4 10, 6 3 9, 1 10, और ये हो गया 90। यानी कि बर्फ का जो वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर की, और ये पानी का जो वही बर्फ पिघलने के बाद आपको पानी का वॉल्यूम कितना मिल रहा है, 90 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा पिघलने के बाद, ये पानी का लेवल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर खत्म। तो
तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। अब लोग रट लेते हैं वो अलग बात है। बर्फ के ऊपर स्टोन रखने पर जब बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये स्टोन हमने रख के दिखा दिया है, ये सारी चीजें। तो भाई क्या क्या हुआ फटाफट एक बार मैं आपको क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आइए भाई एक बार, फटाफट सुनते चलिएगा जो जो चीज मैंने आपको पढ़ाया अभी। पहला पॉइंट, पानी को जब गर्म करते हैं, पानी के केस में जब आप हीट देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ऐसे लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ता है। ठीक, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है और डेंसिटी क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अबव 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है और डेंसिटी क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है सर। चौथा पॉइंट हमने ये बताया कटोरी वाला, भाई याद है, कटोरी वाला क्लियर है। अब बर्फ जब तैरेगी, ठीक है ना, बर्फ जब, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं बर्फ, इसको हटाओ भाई, बर्फ जो है पानी में जब तैरता है तो इसका रेशियो कितना रहता है, 90%, यानी 9/10 पानी के अंदर तैरेगा। ठीक है, पानी के अंदर, और 10% यानी कि 1/10 हिस्सा जो है पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो पानी का लेयर में क्या होगा भाई, कोई चेंज नहीं आएगा, पानी के लेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। पांचवा, अगर केरोसिन तेल में अगर डुबो दिया जाएगा तो केरोसिन तेल में डुबोने के कारण क्या हो जाएगा, पहले तो बर्फ क्या हो जाएगा भाई, डूब जाएगा, तैरेगा नहीं, और लेयर क्या हो जाएगा, जो केरोसिन तेल का लेयर वो डिक्रीज कर जाएगा। छठा पॉइंट हमने बताया कि अगर बर्फ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है, स्टोन आ सकता है, कॉइन्स आ सकता है, सिक्का आ सकता है, नोट आ सकता है, पत्थर आ सकता है, कुछ भी, तो उसमें भी आपने देख लिया भाई क्या होता है, जो लेयर होता है वो लेयर आपका डिक्रीज हो जाता है। बाकी कटोरी वाला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक कटोरी में क्या करेंगे भाई, आपका बर्फ है या पानी है, जो भी मैंने वो समझा दिया। ठीक है, तो ये रिवीजन पॉइंट भी क्लियर, एनामलस बिहेवियर जो बचा था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी खत्म, ग्राफ भी क्लियर है, समझ गए होंगे। बाकी इससे क्वेश्चन बनेगा, आप बना दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए इसके, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको सारी चीजें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।